CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA. हेलो एंड वेलकम और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश द रीट कनेक्शन में। रीट की जहां पर डिटेल बातचीत हो रही है, विस्तार से चर्चा हो रही है और हम आपको बता रहे हैं कि रीट्स को समझना बहुत आसान है। अब तक नहीं समझा तो अब ये हमारी खास सीरीज में एक बड़ा मौका है जहां पर आप रीट्स की पूरी ABCD क्या होता है, कैसे होता है, कहां चलता है, आप कैसे निवेश करेंगे और उसकी हर बारीकी हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने जाना कि रीट्स किस तरीके से काम करता है, होता क्या है, आप उसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं, उससे कैसे फ़ायदा कमा सकते हैं और साथ में कुछ उससे जुड़े हुए अहम पहलू। आज का भी एपिसोड काफ़ी खास है। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। रीट्स हमारे देश के लिए नया हो सकता है लेकिन दुनिया में इसका एग्जिस्टेंस काफ़ी पहले से है। तो उन देशों में जहां रीट्स की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी है, आज की तारीख में वहाँ क्या स्थिति है, क्या लोग उसमें निवेश करके वाकई में बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, कितना सुरक्षित है, हमारे देश में आया है तो क्या अलग हुआ है और यहाँ से अब हम आगे का रास्ता कैसे तय करने वाले हैं, ये कुछ अहम सवाल होंगे आज के इस एपिसोड में। और ये जानने के बाद रीट्स को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग में इतना इजाफा होगा कि आप हमें धन्यवाद कहेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज भी हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के इन्वेस्टर रिलेशन एंड स्ट्रेटेजी के हेड प्रतीक दंतारा और इस हफ्ते भी या इस एपिसोड में भी हमारे साथ है एमबीसी रीट्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अभिषेक अग्रवाल। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, पिछले एपिसोड में तो आपसे हमने ढेर सारी बातें समझी कि रीट्स होता क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और इनफैक्ट प्रतीक आपसे भी हम बहुत सारी डिटेल में बातचीत करेंगे इसके बारे में। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। अभिषेक, 1960 आई थिंक अमेरिका में पहला रीट आया है दुनिया का। कैसे हुई इसकी शुरुआत, क्यों ज़रूरत पड़ी, कहाँ से ये कंसेप्ट आया, अगर आप हमें बता पाएँ। तो बात वही है कि वहाँ पे भी लोग क्या करते थे कि नॉर्मली जा कर के घर खरीदते थे या शॉप्स खरीदते थे, उसको भाड़ा में देते थे और रेंट आता था। कॉन्सेप्ट यही था कि हर महीने पैसे आएंगे, हर महीने कैश आएगा, बट गवर्नेंस डेफिनेटली उसमें दिक्कत होता है। और ऐसे कोई रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है या पैसे की दरकार पड़ती है, वो उसको वो रियल एस्टेट बेचना है कैश लेने के लिए, तो बहुत तकलीफ़ होता था। अगर बेचने जाते थे तो बायर नहीं मिलता था, ब्रोकर होते थे बीच में, टाइम लगता था, 6-6 महीने, साल भर लग जाते थे और गवर्नेंस भी कम होता था। तो इन सब को हैंडल करने के लिए ये रीट का कॉन्सेप्ट लाया गया। वहाँ पे भी 1960 में फर्स्ट रीट यूएस में आई थी। उसके बाद ये देश भर में आज के डेट में 1000 से भी ज़्यादा रीट है, 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में है। एशिया में 1989 में सबसे पहले मलेशिया में आया और 2019 में अब इंडिया में फर्स्ट रीट आया और आज के डेट में 4 रीट है। ग्लोबली बहुत अच्छा रिटर्न देखा गया है इसमें। इंडिया में भी रिटर्न्स आज तक तो अच्छे ही आए हैं। गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसे 12-15% तो रिटर्न देगा। डिविडेंड, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ पोर्शन डिविडेंड होता है, कुछ पोर्शन कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, वो दोनों मिला करके 12-15% तो रिटर्न आना चाहिए। तो इसलिए ये एक क्योंकि एक सिक्योर्ड स्टेबल प्रोडक्ट है, तो ग्लोबली जो पेंशन फंड्स होते हैं, EPFs होते हैं, वो सब उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और नॉर्मल रिटेलर्स, जो इंडिविजुअल आदमी होते हैं जिनको रियल एस्टेट में लगाना है और जिनको स्टेबल चाहिए, सुरक्षित पैसा चाहिए और हर क्वार्टर पैसा आना चाहिए, कैश आना चाहिए, वैसा जिनको लगता है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि बहुत कम राशि में आप इसमें निवेश कर सकते हैं, जो कि रियल एस्टेट में निवेश इतनी कम राशि में इतना अच्छा गवर्नेंस के साथ कुछ पत्ते आपने इस एपिसोड में खोले, वो रिटर्न वाली बात आपने पिछली बार हमें नहीं बताई थी। चलिए उस पर भी डिटेल में जाएंगे कि रीट से रिटर्न कैसे, कितना मिलता है और दूसरी एसेट क्लास के मुकाबले कहाँ खड़ा होता है। लेकिन बैक टू द हिस्ट्री, प्रतीक, 1960s में अमेरिका में आ जाना, हमारे यहाँ 2019 में आना, इतना बड़े गैप का कोई खास रीजन? इट्स अ प्रोसेस, राइट। आज ग्लोबली 40 कंट्रीज़ में रीट रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट हुए हैं। 1000+ रीट्स हैं। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन का है। बहुत ही पॉपुलर कंट्रीज़ जो हैं वो हैं US, UK, सिंगापुर, जापान। हमारे वहाँ 2015 में रेगुलेशंस आए। 2019 में फर्स्ट रीट लिस्ट हुई। उसके बाद कोविड था, राइट। एंड ऐसे ऐसे जैसे रीट्स आती गई, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट अभी लिस्ट हुई है लास्ट ईयर।
सो जैसे जैसे रीट्स रेगुलेशंस डेवलप होते जाएंगे, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा रीट्स एक तो रेगुलेशन हो गया, और क्या वो मतलब आपको वो एसेट चाहिए जो रीट में आ सके, उसका मार्केट अब तैयार हुआ है हमारे यहाँ। तो विपिन जी क्या हो रहा है कि ये एक पूरा प्रोसेस है जैसे प्रतीक जी बता रहे थे, लेकिन 2005 के आसपास इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में आना चालू हुआ, 5-6 के आसपास। उसके बाद यहाँ के जो डेवलपर है उनके पास वो क्षमता है कि वो इस तरह के बिल्डिंग बना सकें, ग्रेड ए जिसको बोलते हैं, या किसी किसी केस में ग्रेड ए प्लस, पूरे पार्क स्टाइल के एसेट बना सकें। अच्छा, पिछले एपिसोड में भी ग्रेड ए बिल्डिंग का जिक्र है, क्या होता है ग्रेड ए बिल्डिंग? ग्रेड ए का मतलब सिंपली आप सोचिए कि जितनी भी बिल्डिंगें हैं, जितनी भी ऑफिस है, उनमें से सबसे बेस्ट, ओके, तो सबसे अच्छी तरीके की बिल्डिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड वाली, जो भी स्टैंडर्ड आपने तय किए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट, जहां फॉरेन क्लाइंट आए तो पहला हाथ वहां रखें। वहाँ रखे। और वो सब रेगुलेशंस भी आने लगे, गवर्नेंस का स्तर भी बढ़ना चालू हुआ। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगे, डेवलपर्स के पास भी वो क्षमता आने लगी कि वैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बना सकें, आने लगे, वैसे टेनेंट्स भी आने लगे। फिर इंडिया में जब ये वेव आया आउटसोर्सिंग का और अब ऑफशोरिंग का, जिसका मतलब होता है कि अब ये फॉरेन की कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, अपने ऑफिसेज खोल रही हैं, तो वो रेंट भी ज़्यादा देने लगे। तो उसके कारण ये तब सभी को महसूस हुआ कि अब हम ये ला सकते हैं इस प्रोडक्ट को इंडिया में आपको लॉन्च एक कर पूरा सकते हैं। इकोसिस्टम उसके लिए चाहिए था, वो धीरे धीरे ओवर द इयर्स तैयार हुआ, जहां पर सारे प्लेयर्स आते गए, और फिर तब आपको लगा 2019, या बातचीत तो उससे थोड़ी पहले शुरू हो गई थी, सेबी ने पेपर तो शायद काफी पहले ले आया था, 2014 में कर दिया, आज 14 में, और उसके बाद 2019 में हमने रीट्स होता हुआ देखा। अच्छा प्रतीक, अगर मैं अमेरिकन मार्केट, क्योंकि पहला रीट वहाँ आया तो बेंचमार्क वो बन गया, वहाँ का ऑलमोस्ट 98% जो टोटल लिस्टेड रियल एस्टेट है इज अ पार्ट ऑफ रीट, या रीट इज अ पार्ट ऑफ टोटल रियल एस्टेट। 98%, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर है वहाँ की टोटल लिस्टेड रियल एस्टेट का 98% जो है वो रीट रियल एस्टेट है। वहाँ पे आप अगर देखो इन्वेस्टर्स भी वैसे हैं, 17 करोड़ इन्वेस्टर्स जो हैं वहाँ पे एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं रीट्स में। एंड इसके सामने अगर आप देखो इंडिया में 2 लाख इन्वेस्टर्स ही हैं जो आज रीट में इन्वेस्ट करते हैं। इट्स जस्ट अबाउट एजुकेशन जी, लोगों को पता नहीं है रीट्स के बारे में, एंड यूएस में लोगों को ज़्यादा पता है क्योंकि 1960s में पहली रीट आ चुकी थी। आज 200 प्लस रीट्स हैं यूएस मार्केट में। अगर हम देखें तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है रीट्स का वहाँ पे, अकेले रीट्स का 1.3 ट्रिलियन डॉलर का। ओके, सो आई थिंक एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वहाँ पे है, हमारे वहाँ बिल्ड हो रहा है। लेकिन इससे ये भी पता लगता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शायद काम करता है, मतलब आपने एजुकेट तो कर दिया, दैट इज फाइन, लेकिन लोगों को जब तक उसमें अपना फायदा नहीं दिखेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। और अगर आपका टोटल लिस्टेड रियल एस्टेट का 98% रीट है, इट मींस कि वहाँ पर उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी है। और सिर्फ यूएस में ही नहीं विपिन जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी करीब 95% जो टोटल रियल एस्टेट लिस्टेड है उसका 95% रीट है। तो ऐसे और भी अदर ज्योग्राफीज में ये कुछ 50 से लेकर के 90% के बीच में है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कंट्री में अच्छा है, हाँ, मतलब ये हर देश में जहाँ अच्छा रीट किया आया है। और एक समय उसने बिता लिया, वहां पर फिर धीरे धीरे रीट इज टेकिंग द प्लेस। लोगों को भी समझ में आया, और शायद कंपनीज के लिए भी इस तरीके से रियल एस्टेट को मैनेज करना, कमर्शियल रियल एस्टेट को, ज्यादा आसान है और ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, और जैसे प्रतीक जी कह रहे थे कि ना ये अवेयरनेस की बात है, कि मतलब लोगों को पता होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होना चाहिए कि ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। जैसे जो म्यूचुअल फंड इंडिया में आया उसको 30 साल लग गया इतना पॉपुलर होने में। अब क्योंकि डिजिटल मीडिया, तो हमारे यहाँ 64 के, हाँ 63, लेकिन करीब 30-35 साल लगा लोगों को उसमें निवेश समझ में आने में और निवेश करने में। आज का युग थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे डिजिटल मीडिया है, आपके जैसे लोग इस टाइप का शो कर रहे हैं, थैंक्स टू यू। तो मुझे हमें लगता है कि ये और फास्टर होगा, और इंडिया में भी ऐसा कुछ होगा आगे जाकर के। राइट, तो हमने 2019 में शुरुआत कर दी, नाउ वी हैव 4 रीट्स, और जैसा हम सब जानते हैं कि बीच में कोविड का थोड़ा इशू रहा। अच्छा, अब चूंकि रीट्स की पूरी कहानी है वो कमर्शियल रियल एस्टेट के इर्द गिर्द, अभी तो हिंदुस्तान में फिलहाल 2019 वाज द ईयर जब कमर्शियल रियल एस्टेट वाज ऑन द पीक। 2023 के फिगर्स किसी ने मुझे बताया कि अब फिर से वो एक नया पीक आ गया है, और ये फिगर 2019 से भी बेटर है। एम आई राइट? हाँ, तो 2019 वाज कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए सबसे पीक साल माना जाता है, क्योंकि 60 मिलियन स्क्वायर फीट टोटल लीज हुआ था उस साल। 2023 जो कैलेंडर ईयर है उसमें भी करीब करीब 60 मिलियन हुआ था, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाना चालू हुआ है। तो कोविड का 2-2.5 साल ऐसा था जिसमें कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि ब्रेक लगा था, बट अब वो गाड़ी बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे जा रही है। डिमांड बहुत और ज़्यादा आ रहा है, बल्कि वेस्ट से डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले साल कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए और बेहतर रहेंगे। राइट, तो आने वाले समय में और भी रीट्स देख सकते हैं,
और अभी जो मौजूदा रीट्स हैं, हाँ तो प्रतीक साहब आपका रीट सबसे यंगेस्ट है, 23 में ही लिस्ट हुआ, कैसा परफॉर्म कर रहा है? मतलब आपने जो सोचा था, क्योंकि आपका है एक डिफरेंट 3 रीट्स हैं जो कमर्शियल रियल एस्टेट पर यानी ऑफिस स्पेस के रीट्स हैं, और आपका है रिटेल यानी जिसमें आपने मॉल्स एज अ प्रॉपर्टी आपका बेस है। कैसा कर रहा है अगर हम आपसे पूछना चाहें? हमारा परफॉर्मेंस अगर आप स्टॉक प्राइस देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे पास 10 मिलियन स्क्वायर फीट है, 17 मॉल हैं, 14 सिटीज़ है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो किसी एक सिटी या एक एसेट पे कंसंट्रेशन नहीं है। इट इज़ ऑल डाइवर्सिफाइड इंडिया, अक्रॉस इंडिया, एंड इट्स परफॉर्म रियली वेल सिंस लिस्टिंग। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन की बात हमने पिछले एपिसोड में भी की थी। आई थिंक आपका चूंकि एक रिटेल प्रॉपर्टी है, मॉल्स है 15 या 17 जगह पे हैं, 17 malls 17 and 14 malls है। cities। तो मतलब अक्रॉस इंडिया वो फैला हुआ है और अलग अलग जोग्राफीज का आपको फायदा मिल रहा है। 100, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 रुपीज का इशू प्राइस था जब लॉट में, जो अगर हम कैलकुलेट करें, और आज शायद 135 या 136 है एक साल के अंदर। तो क्या ये मोटा मोटा कैलकुलेशन 35% के रिटर्न का हो सकता है या नहीं? मैं गलत, ये इतना सिंपल नहीं है बट कैलकुलेशन। विपिन जी, क्या होता है कि इसमें 2 कंपोनेंट है। एक तो आपने देखा कि ये साल भर से पहले 35% आगे चला गया, नेक्सस रेट की बात करूं तो, और दूसरा ये कि कुछ तो डिविडेंड भी आएगा हर 3 महीने में, तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया क्या है। होगा, राइट? तो ये एक साल में ऐसा रिटर्न आया। बट अगर मैं आपको एवरेज की बात करूं इंडिया में, तो निवेशकों को सोचना चाहिए कि ये 30-35%, 40% रिटर्न हर साल नहीं आएगा। नहीं, हाँ डेफिनेटली ये लंबे समय का प्रोडक्ट है। तो लंबे समय में 12 से 15% रिटर्न हर सालाना आना चाहिए। क्योंकि अगर 35% रिटर्न आने लग गया तो सारी एसेट क्लास को छोड़कर लोग रीट्स में ही पैसा लगा देंगे। लेकिन 12-15% सालाना भी बुरा नहीं है। बुरा मतलब नहीं। आई थिंक म्यूचुअल फंड ओवर द लॉन्ग टाइम इतना देते हैं, बाकी एसेट क्लासेस भी देती हैं। अगर आप टिपिकली रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअलाइज रिटर्न शायद इतना ही होता होगा ओवर द ईयर्स, और इस तरह की चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम बातचीत भी कर रहे थे ब्रेक से पहले, वो ये था कि ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट तो इसके नाम में लगा ही हुआ है, लेकिन जब रियल एस्टेट की बात आती है, वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, जब इंडिया में बात करते हैं तो थोड़ा सा मन में संशय आ जाता है। रीट से उस संशय को दूर करता है। हाँ, रीट बनाई इसलिए कि उस संचय को दूर कर पाए, क्योंकि जो इंडिविजुअल निवेशक होते हैं उनके पास शायद तो इतनी क्षमता नहीं होती कि वो जा करके पूरा ड्यू डिलिजेंस, जिसका मतलब होता है कि जाके पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें कि वो लैंड सही है कि नहीं, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन ही करा लें और उसको फिर भाड़ा में दे दें। सही, तो ये प्रोडक्ट बनाया ही इसलिए गया था, ये शेयर बनाया ही इसलिए गया है कि उस संशय को हटा पाएँ। और इसके लिए सेबी जो हमारा रेगुलेटर है, उसने बहुत तरह तरह के रेगुलेशंस बना रखे हैं ताकि इन्वेस्टर्स के लिए ये हाईली गवर्नड हो। तो उनमें से कुछ अगर मुझे बताना हो तो हमारे पास मिनिमम, क्योंकि ये रेंट से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, इसमें हमें भाड़ा आता है, तो कम से कम 80% हमारा एसेट ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीट हो चुका है और जिससे भाड़ा आ रहा है। खाली 20% ही ऐसा हो सकता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका कि मतलब ये, और ये construction चालू डिसाइड कर रहे हैं। करता है सेबी, ये सेबी ने बना रखा है, ये रूल है ऑलरेडी। ओके। दूसरा होता है कि हम जाके कोई लैंड ऐसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि इंडिया में या कहीं पे भी जो संचय का मेन कारण ये होता है, वो ये होता है कि अगर कोई लैंड खरीदेगा, क्या पता उसका टाइटल सही नहीं मतलब कि उसका ओनरशिप सही नहीं है, कहीं हमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए, हम महंगा तो नहीं खरीद लिए, या हम गलत जगह पे ज़मीन तो नहीं खरीद लिए जिसके ऊपर हम बनाएंगे बिल्डिंग बट वो भाड़ा में दे ही नहीं पाएंगे। तो इन सब को कब करने के लिए हम लैंड खरीद ही नहीं सकते इंडिविजुअल। दूसरा, कम से कम 80% एसेट ऐसा होना चाहिए किसी भी समय में जो कंप्लीटेड है, जिससे भाड़ा आ रहा है, ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे, स्टेबल रहे। जो एक और होता है वो ये होता है कि रियल एस्टेट में निवेशकों को ऐसा लगता है कि कहीं ये कंपनी ऐसी है वो बहुत सारा लोन ले ले। आज के डेट में आप सुनते होंगे, खबरों में भी आती रहती है कि बहुत सारा लोन ले लेंगे, जितना एसेट है उससे भी ज़्यादा लोन ले लिया और फिर बाद में कंपनी डूब सकती है। तो उसके लिए भी सेबी ने हमारे लिए 49% टोटल एसेट से ज्यादा का डेट नहीं ले सकते। सही कह रहे हैं। तो सेबी ने ये रूल बनाया है कि आप 49%, आपका जितना भी एसेट का वैल्यू है, 49% से ज़्यादा का आप डेट ले ही नहीं सकते। और अगर आप 25% से ज़्यादा लेते हैं तो आपको यूनिट होल्डर के पास जाना है और उनका अप्रूवल, उनकी सहमति लेनी है कि क्या मैं 25% से ज़्यादा जा सकता हूँ, और जा सकता हूँ तो कितना। अगर वो अप्रूव करते हैं तो ही आप उससे ज़्यादा जा सकते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे नियम कानून बना रखे हैं सेबी ने, जो कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही सुरक्षित, स्टेबल प्रोडक्ट है आपके लिए। और आई थिंक और एक चीज़ है कि हम जब एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं, बाकी कंपनीज साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, रीट्स को साल में 2 बार एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है, तो सेमी एनुअल रिपोर्ट बोला जाता है उसको।
तो उसके मतलब है कि बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों को, इन्वेस्टर्स को एवरी 6 मंथ्स कि परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। राइट, तो हमारे दोनों स्पीकर्स ही ये कहना चाह रहे हैं, खासतौर पे अभिषेक ने पिछले एपिसोड में भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही एक ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट है, और नो डाउट क्योंकि सेबी द्वारा रेगुलेटेड है तो ट्रस्ट तो इसमें आ ही रहा है। और रेगुलेशन एक ऐसी चीज़ का जिसमें अदरवाइज ट्रस्ट की बहुत कमी है, रियल एस्टेट, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वहाँ पर सेबी की एंट्री और एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट और इजी फॉर्मेट में प्रोडक्ट, तो कुल मिला के रीट पर भरोसा किया जा सकता है। और पूरा जो रेगुलेशन है सेबी का, इसको एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है, ये हमारे मेहमानों का कहना है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा और जाएंगे आगे बढ़ेंगे कि अभी तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट है और रिटेल है, आगे चल के इंडिया में किन किन चीज़ों का रीट का स्कोप बनता हुआ नजर आएगा, किस तरीके के रीट्स हम यहाँ से होते हुए देखेंगे, ये भी वैसे हम आगे के एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हल्का सा आइडिया अपने मेहमानों से आज लेंगे क्या क्या होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि आगे कई और रीट आईपीओ आ सकते हैं जिसमें अगर आपका मन है तो उस पर पैसा लगाने की तैयारी तो अभी से करनी होगी। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। CNBC TV18 and CNBC Awaaz present the REIT Connect in partnership with IRA. CNBC TV18 and CNBC Awaaz present the REIT Connect in partnership with IRA. तो द रीट कनेक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और मैं इसे रीट कनेक्शन बोल रहा हूँ, कनेक्ट से थोड़ा आगे लेकर जा रहा हूँ। तो हमारे दोनों मेहमान प्रतीक और अभिषेक हमारे साथ है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है दोनों के साथ। तो ग्लोबली हमने देखा कि काफ़ी कुछ रीट्स में हुआ और एक बढ़िया ट्रस्ट फैक्टर वहाँ ओवर द ईयर्स बना है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक मेजॉरिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनीज का रीट वहाँ आ चुका है। होपफुली इंडिया में भी ये चीज़ें होते हुए हम देखेंगे। अगर मैं फिर से एक बार बात करूँ फॉरेन कंट्रीज़ की प्रतीक, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहाँ जहाँ रीट्स है, अभी वैरायटी में क्या क्या है? हमारे यहाँ तो सिर्फ हम अभी 2 तरह के रीट देख रहे हैं, लेकिन वहाँ मामला कितना आगे बढ़ा ओवर द ईयर्स? तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम ऑफिस एंड शॉपिंग मॉल्स, उसके अलावा रीट्स हैं डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी, स्टूडेंट हाउसिंग, होटल्स, इन सब में रीट्स हैं वहाँ पे। तो हमें लगता है कि आगे जाके ये सब एसेट क्लासेस में भी रीट्स होने चाहिए इन इंडिया। तो बहुत सारा काम वेयर हाउसिंग में, डेटा सेंटर्स में अपने यहाँ हो रहा है, तो क्या आते हुए देखेंगे जल्दी रीट्स? हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में सेबी का जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से कमर्शियल आना चाहिए, तो डेटा सेंटर बहुत ही जल्द आ सकता है। दो इंडिया में अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि वो डेवलप होना पड़ेगा, तो उतने डेटा सेंटर या किसी के पास वैसा पोर्टफोलियो होना पड़ेगा कि वो एक डेटा सेंटर का अलग रीट बना ले। बट ऐसा आने की संभावना है। कोई मिनिमम स्पेसिफिकेशन है कि इतना मिलियन स्क्वायर फीट होना चाहिए या टोटल वैल्यू इतनी होनी चाहिए? तो ऐसा है कि 500 करोड़ का नेटवर्थ मिनिमम होना चाहिए। ओके। बट जब भी कोई लिस्ट करने जाएगा तो अब एमएसएमई रीट भी आ चुके हैं, सेबी ने एक एमएसएमई रीट का भी गाइडेंस दिया है कि उससे कम 500 करोड़ से कम का है तो भी कर सकते हैं। बट कोई भी रीट अगर करने जाता है तो वो ये डेफिनेटली देखता है कि क्या मेरे पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो है जिसको मैं रीट बना सकूं, जिसमें निवेशक आ सकें, और फिर उसको, क्योंकि इसमें बेनिफिट ऑफ साइज भी मिलना चाहिए। ओके। तो वो बेनिफिट मतलब सिर्फ रीट ले आना इज नॉट द पर्पस। द पर्पस इज कि हम उससे कुछ बेनिफिट उठाएं, जैसे हमारा कॉस्ट भी कम हो, हमारा स्केल इतना बड़ा हो कि कॉस्ट कम होता जाए और निवेशकों को उसका मुनाफा मिले। तो उसके कारण मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन ये आएगा जरूर। कुछ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे ऑफिस रीट जो है उसी में डेटा सेंटर भी ऑफिस रीट भी खरीद लें, ऐसा भी हो सकता है। और वेयर हाउस थोड़ा इंडिया में अभी है कि वो इनविट में आएगा कि रीट में आएगा, वैसा है। और सेबी ने आज इतना ही अलाउ किया है, बट जैसे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगह हो रहा है कि बाकी चीज़ों का भी रीट आता है, जैसे प्रतीक जी कह रहे थे, तो इंडिया में भी आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एक सवाल मन में प्रतीक आया, अभी आपने कहा आपके पास 17 मॉल्स हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो एक बार अगर रीट आ गया तो उसमें और एसेट्स जुड़ सकती हैं या नहीं? वो एक बार जिस पे आप रीट लेकर आए उतना ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हम एक्विजिशन से ही ग्रो करते हैं। सो 2 वेक्टर होते हैं ग्रो करने के। आप ऑर्गेनिकली ग्रो करो, जैसे बिजनेस जैसे ग्रो करेगा, उन 17 मॉलों का बिजनेस भी ग्रो करेगा। सेकंड वेक्टर होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्विजिशन करके ग्रो करो। इंडिया में अगर आप देखोगे तो 100 मॉल्स हैं, तो हम 100 मॉल्स में से अक्वायर कर सकते हैं और ऐसे पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं।
ओके, तो ग्रोथ लगातार होती रहती है, एसेट उसमें आपके एग्जिस्टिंग रीट में जुड़ती रहती है। अच्छा, ये तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली ग्रोथ और इसकी, चैलेंजेस भी डेफिनेटली होते होंगे। किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हो? तो एक जो रीट एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट का अगर बात करें तो चैलेंज जो सबसे बड़ा हम बात कर रहे थे वो अवेयरनेस की है। नहीं लोगों ये में तो जागरूकता हमें की है। समझ में आ गया, ऑपरेशन लेकिन का- ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या रहते हैं? ऑपरेशन चैलेंज का अगर बात करें तो इसमें दो फैक्टर्स हैं। पहले तो होती है पॉलिसी, जिसमें कि गवर्नमेंट से भी हमारे को बहुत हेल्प कर रही है। अभी लास्ट 5 सालों में हमने देखा कि उन्होंने हमारे लिए पॉलिसीज़ बहुत सारी चेंज की है, सो दैट ये रीट को बढ़ावा देने के लिए है, रीट का ऑपरेशन थोड़ा ईजी हो। फिर भी कुछ कुछ रह जाती है, तो वो सब पॉलिसीज़ है। दूसरा है जैसे ये इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ा हुआ है, जो रीट के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट अब यहाँ से बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो वो रीट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। दो फैक्टर में, पहला फैक्टर ये होता है कि जो हमारा कैश फ्लो है वो बढ़ जाता है क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है, और दूसरा ये क्योंकि इंटरेस्ट अगर जनरली इंटरेस्ट रेट कम हुआ है इंडिया में तो शेयर प्राइस पे उसका असर आता है, और शेयर प्राइस ऊपर बढ़ता है तो निवेशकों को कैपिटल गेंस वाले साइड में, जो दूसरी वाली साइड है उसमें भी फ़ायदा होता है, और जो पहली वाली साइड है कि कितना मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के तौर पे दे रहा हूँ वो भी बढ़ता है, तो दोनों तरह से फ़ायदा होता है। क्या इंटरनेशनली कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां पर मतलब रीट्स के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठा हो या कुछ प्रॉब्लम्स आए हों? या एक रीट, जैसे कई बार हम कंपनियों के शेयर में देखते हैं कि सर्टेन टाइम तक एक कंपनी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आफ्टर दैट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जहां से उसके शेयर प्राइस नीचे आ गया, उसका परफॉर्मेंस नीचे आ गया। रीट्स में भी ऐसा कुछ? हो सकता है, उतार चढ़ाव तो है, शेयर मार्केट है तो उतार चढ़ाव तो होगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें तो रीट्स ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि Okay. कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते हैं, कंसिस्टेंटली अप्रिसिएशन होता है अंडरलाइंग एसेट्स का। तो अगर ये दो चीज़ कंसिस्टेंटली है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यह एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है कि देखिए दो चीज़ें हैं आपके इसमें। एक तो डिविडेंड हो गया, वो डिपेंड करेगा कि आपके टेनेंट्स कैसे हैं, आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितना जा रहा है, वो बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन इन जनरल जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, एक घर मैंने खरीद लिया, दुकान खरीद लिया, ओवर द ईयर्स उसके भाव बढ़ते ही हैं, घटना तो कम होता है। तो ये जो कैपिटल अप्रिसिएशन वाला पार्ट है, क्या ये कांस्टेंट रहता है? तो ये हर साल कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे मैं कह रहा था। कांस्टेंट मतलब ग्रोथ में कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि इस बहुत लंबे समय के लिए निवेश करने वाला प्रोडक्ट है, और अगर आप लंबे समय तक निवेश करेंगे तो डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि ये बढ़ेगा ही। लेकिन क्या होता है कि जैसे 2 साल पहले कोविड आया था, तो उस समय ये प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने बढ़े नहीं, शेयर प्राइसेस भी नीचे आ गए कोविड तो थे। एक बहुत हाँ, एक्सेप्शनल चीज है, तो हम उसको थोड़ा अलग रख देते हैं। सही बात कह रहे हैं। तो ऐसा ही अगर कुछ आता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ सालों में बढ़ता है, कुछ सालों में हो सकता है ये सेम रहे, कुछ सालों में हो सकता है नीचे रहे, लेकिन अगर लंबे समय तक कोई निवेश करता है तो ये बढ़ेगा ही, क्योंकि लैंड तो और बन नहीं रही है। लैंड, क्योंकि लैंड वाला पोर्शन जो है, जो आपका एक कैपिटल एसेट है, वो तो बढ़ेगा। अब ये हो सकता है कि कभी आईटी में मंदी आ गई, कभी ग्लोबल मंदी आ गई, कभी कुछ हो गया, तो कभी क्लाइंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उतना किराया आ रहा है, नहीं आ रहा, उसके फ्लक्चुएशन काफ़ी हो सकते हैं। बट जो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट है, आई थिंक उसमें तो एक कांस्टेंट ग्रोथ वो होती होगी। और वो कैपिटल एप्रिसिएशन जो है, जो बात कर रहे हैं, वो दो तरीकों से आता है। एक तो प्रॉपर्टी प्राइसेस ऐसे भी बढ़ रहे होते हैं, लैंड की प्राइसेस बढ़ रही होती है, और दूसरा आपने कितने अच्छे टेनेंट्स को कितने अच्छे प्राइस पे भाड़ा में दिया है, वो उसका वाला भी तो है। फैक्टर होता है। हाँ। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई 2-3 टेनेंट एक सालों में छोड़ के चले गए, तो उस साल प्रॉपर्टी प्राइस हमारी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जब वो वापस भरेगा तो प्रॉपर्टी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। उसमें मैं ये भी बोलूँगा कि हम रीट्स, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, रीट जब हम करते हैं, हम बहुत चुनिंदा लोगों को ही ये रेंट पे देते हैं, राइट। ताकि अगर कोविड भी आ जाए तो हमें सारा रेंट मिला है कोविड के थ्रू भी, तो वैसे टेनेंट को अगर देंगे आप तो रेंट तो आएगी, तो वो भी एक फैक्टर है। चलिए, तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है जितनी बातचीत में जो हमें देखने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये तो समझ में आ गया कि ये कुछ कायदे की चीज़ है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो कई सारी एसेट क्लास होती हैं जहां पर आप ऑलरेडी कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। रीट्स इस एसेट क्लास में कहाँ बैठता है, तो आगे के एपिसोड में यही बात करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे। एज एन एसेट क्लास रीट्स कैसा है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो हमने पहले एपिसोड में भी देखा था कि आप कैसे किसी रीट को समझेंगे, इवेल्युएट कैसे करेंगे, इन पॉइंट्स को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और कितने रिटर्न्स पा सकते हैं, कितना एसेट एलोकेशन आपको करना चाहिए आपके टोटल एलोकेशन का, ये तमाम सवालों के जवाब जो कि आपके मन में आ गए होंगे, अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए प्रतीक और अभिषेक, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें दिया रीट्स का।
और आगे इंडिया में हम क्या देख सकते हैं और क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं जो किसी के भी मन में आती होंगी, वो बहुत अच्छे से समझाई। सो थैंक यू वेरी मच, आपने हम लोगों का साथ दिया और दर्शकों को ये बात इतने इजी ढंग से समझाई है। और आप दर्शकों का भी शुक्रिया, अच्छा रिस्पांस हमें इसके लिए मिल रहा है। सो आगे के एपिसोड्स के लिए भी मैं भी एक्साइटेड हूँ, इनफैक्ट आप भी एक्साइटेड होंगे, जहाँ हम रीड्स को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका हो सिर्फ फ़ायदा। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA.